आजाद देश में होते हुए भी आप आजादी की सांस नहीं ले पा रहे थे, क्या कैसा रहा? मैं स्वागत करती हूँ राजन डिंगरा साहब का। सर, आपका हमारे ओशिश न्यूज में चर्चा आज की हमारे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक दुख, एक दर्द, आपकी स्टोरी को जानकर या उस समय को याद करके आज का युवा पीढ़ी इस बात को जाने आपके ऊपर किए हुए उन अत्याचारों को कि आजाद देश में रहते हुए भी सारी आजादियां छीन ली गई थी, तो वो पूरा दर्द बयां कीजिए आप हमारी जनता के सामने, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी पता रहे कि इमरजेंसी एक आजाद देश में लगाने का मतलब क्या, कैसे रहता है, किस तरह का त्याग होता है, किस तरह का घर त्याग हुआ, किस तरह की जिंदगियां बर्बाद हुई आजाद देश में भी। राजन जी, शुरू कीजिए आप अपने बात। 24 जून को, वैसे तो इसकी थोड़ी भूमिका वो है कि 1974 में ये युवा आंदोलन शुरू हुआ, छात्र आंदोलन शुरू हुआ, उसका आस्ते आस्ते स्वरूप लेते हुए 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आ गया कि इंदिरा गांधी जी ने वरिष्ठ तरीके अपना के ये चुनाव जीता, इसलिए उनको त्याग पत्र देना चाहिए। उस त्याग पत्र के कारण देश में आंदोलन हुआ। इस कारण से वो पूरे देश के अंदर 25 जून को उसका रिजल्ट ये निकला कि सरकार ने केवल अपनी सत्ता के लिए देश के अंदर आपातकाल थोप दिया और तानाशाही लगा दी। आपातकाल लगते ही पूरे जो बड़े नेता थे उनको इमीडिएट गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे समाज में एक भय का वातावरण था, कोई किसी से बात नहीं करता था, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बिल्कुल शांत थे। इसके विरोध में फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बाकी संगठनों के साथ मिलकर आंदोलन चलाया और लोगों में, समाज में एक डर दूर करने का प्रयास किया। उसके लिए पूरे देश के अंदर सत्याग्रह किए गए। सत्याग्रह। आपकी उम्र क्या रही होगी उस समय? मेरी उस समय 18 वर्ष की उम्र थी जी, 18 मैंने पार कर ली थी। मैं बिल्कुल नौजवान, एक नवयुवक। हाँ, बिल्कुल नवयुवक था जी। 18.5 साल का था मैं। तो पूरे देश के अंदर एक संघ ने 14 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक सत्याग्रह का अभियान चलाया, जिसके अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग गिरफ्तारी देकर जेलों में गए तानाशाही और आपातकाल के विरोध में। दिल्ली में भी ये सत्याग्रह हुए। इसके बीच में एक 1 नवंबर को, सत्याग्रह 14 नवंबर से शुरू था, लेकिन 1 नवंबर को दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज की मीटिंग थी। कॉमनवेल्थ कंट्री वो हैं जो देश डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, उनकी मीटिंग थी। तो हमारा ये कहना था कि जब इस देश में अब डेमोक्रेसी नहीं है तो डेमोक्रेटिक कंट्री का मेंबर कैसे हो गया। उसके विरोध में सत्याग्रह करने की योजना बनी और उसकी जिम्मेवारी मुझे दी गई कि आपने सत्याग्रह करना है, मेरे साथ 18 लोगों को और। हमारा कोई मकसद कार्यक्रम को डिस्टर्ब करना ये नहीं था, केवल इतना था कि हम अपनी बात अपनी बात वहां पहुंचा सकें। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद हमने आपातकाल के विरोध में नारे लगाए। हम सबको पकड़कर और मुंह हमारा दबाकर बिल्कुल गाड़ियों में, पुलिस की जो वैन होती है नीली वैन, उसके अंदर हमें फेंक दिया उन्होंने और जाके हमें पुलिस स्टेशन चांदनी चौक कोतवाली में ले गए। वहां यही पड़ताल हुई कि आपको किसने भेजा, क्या भेजा, क्यों आए, ये सारी जानकारियां ली गई। और फिर हमें उसके बाद हमारे मारने का दौर शुरू हुआ। हमारी पीठ के ऊपर चमड़े के होते थे, वो कपड़े उतार के मारे जाते और उस छितर, और पुलिस की भाषा में उसको जैन कहते थे। फिर उसके बाद हमें उल्टा करके आजाद देश के आजाद नवयुवकों के साथ ये, हाँ, फिर उसके बाद उल्टा लटाकर और पैरों के तलवों पे डंडे मारे जाते हैं। उस डंडे से सीधा दिमाग के अंदर चोट पहुंचती थी। इस प्रकार से हमें मारा गया वहां पर। उसके बाद हम जेल में चले गए। DIR उस समय हमारे पे लगा था और DIR योग कौन सा लगाया गया था आप लोगों के? पहले हमारे पे DIR लगा था, डिफेंस ऑफ इंडिया का।
और 2 का महीने बाद मेरी वहां से जमानत हो गई। जमानत होते ही हमारे मीसा में मेरे वारंट निकाल दिए गए। अच्छा। मीसा वो था, ना अपील, ना वकील, ना दलील। जब तक सरकार चाहे आपको अंदर रख सकती है, आप कुछ कह भी नहीं सकते कि क्यों, कारण भी वो नहीं बताएगी, कि वो कितना बताएगी कि आपका बाहर रहना देश के लिए ठीक नहीं है। तो मेरे मीसा के वारंट निकल गए। मैं कुछ समय भूमिगत रहा। पुलिस वाले आते, घर वालों को परेशान करते। मेरे भाई सरकारी कर्मचारी था, कृषि भवन में उस समय नौकरी करता था, बड़ा भाई था, उसको वहां से आके गिरफ्तार कर लिया अपने ऑफिस से, और कहा कि जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अभियुक्त नहीं है तो परिवार। हाँ जी। फिर इस प्रकार से किया। पुलिस की बार बार परेशान करने से मेरा परिवार इतना परेशान हो गया कि लगभग 10 दिन तक वो ताला मार के घर से सारे के सारे चले गए। और स्थिति ये थी कि कोई रिश्तेदार और पड़ोसी भी रखने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सबको डर था कि अगर हमें पता लगा कि इसने कहा तो हमें भी लेके चले जाएंगे। तो इस प्रकार से चलता रहा। फिर मैंने जो भाई के बाद मैंने गिरफ्तारी दी, आपातकाल के बाद वो मैं छूटा। तो इस प्रकार की एक बड़ी लंबी कहानी है आपातकाल की, और जो जिस सेनानी से मिलोगे उससे सबकी अपनी। अभियोग क्या रहा? राजद्रोह का अभियोग रहा। हाँ, मीसा था, मीसा दे नियम थे, राजद्रोह था। और राजद्रोह का मुकदमा दायर होने के कारण वो मेरे पे नहीं, सब पे ही लगा था। तो जो युवा थे उस समय उनको सरकारी नौकरी भी नहीं मिल पाई, क्योंकि वो सरकारी नौकरी में वो इंक्वायरी होती तो आता कि ये तो देश के विद्रोही हैं। दूसरा, उनको वो भी नहीं, कोई पासपोर्ट के लिए जाता वो भी नहीं बनता। इस प्रकार, और आज भी हम सरकार के रिकॉर्ड में, क्योंकि हमने जब थाने में एफआईआर दी है, देखिए आज के भी रिकॉर्ड में हम राजद्रोही हैं। तो मेरा सरकार से एक अनुरोध है, निवेदन है, एक तो स्कूली पाठ्यक्रम में आपातकाल का विषय सम्मिलित किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता लग सके कि देश के अंदर कैसे कैसे अत्याचार हुए थे। और दूसरा ये है कि देश में जितनी भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं, वो आपातकाल के बंदियों को सम्मानित करती हैं, अपने हिसाब से क्या सम्मान करती हैं, कि ये सम्मान केंद्र सरकार को करना चाहिए, क्योंकि आपातकाल केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया था, राज्य सरकार का नहीं था। तो इस प्रकार से कोई एक योजना बनानी चाहिए, और ये 50वें वर्ष में अगर ये योजना दोनों हो जाए तो हम समझे कि हमारे जीते जी हो गया, बहुत अच्छा रहेगा। आज गृह मंत्री द्वारा आपको सम्मानित किया गया है, तो वो दर्द तो खैर सहा है आपने, फिर भी कुछ राहत मिली? बहुत अच्छा लगा जी कि सरकार ने कार्यक्रम किया। और अच्छा, तो तब सबसे अच्छा लगा था जब पिछले वर्ष संविधान हत्या दिवस एक घोषित किया गया था, लगा तो हमें बहुत अच्छा रहा जी कार्यक्रम। तो ये जी, आने वाली पीढ़ियों को आपके इस त्याग से प्रेरणा मिलती रहेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। धन्यवाद।